लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले अरशद शरीफ का भी एक मामला हुआ। जुडिशल कमीशन से और JIT की तहकीकात से हम मामले की तह तक पहुँच पाएंगे। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तहकीकात की जाती हैं तो फिर खैर की तवक्को करनी चाहिए। दोनों तरफ से कोई माकूल बात नहीं आ रही। बेदारी भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, शऊर भी अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। मिड वे को दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरों और तज़कियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह है। नाजरीन, इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद PTI ने माइनस इमरान खान लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख कर एक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। इस इशू पर हुकूमत पंजाब ने भी JIT बनाने का फ़ैसला किया है। ये जुडिशल कमीशन और JIT क्या अदल व इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए इस अफसोसनाक वाक़े के असल मुजरिमों तक पहुँच पाएंगे, और क्या इस जुडिशल कमीशन और JIT का फ़ैसला मुतासरीन को काबिल कबूल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुल्क इस वक्त जिस मुआशी और सियासी बहरान में मुब्तला है, इससे निकलने के लिए हमारे तमाम सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई दानिशमंदी और वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना होगा। हम आज के प्रोग्राम में मुल्क में जारी इस सियासी बहरान के मुमकिन हल पर तज़किया हासिल करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं तर्जुमान तंजीम इस्लामी जनाब मिर्ज़ा अयूब बेग साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तंजीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर जनाब रज़ाउल हक साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अयूब बेग साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला जो हुआ, उसके बाद इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ, फिर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम शुरू हो गया। इस पे आप क्या तबसरा फरमाएंगे इस सारे अंदोहनाक वाक़े पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इमरान खान पर हमला होना ख़ास तौर पर दौरान लॉन्ग मार्च, ये तो बड़ी तरफ से बात आ रही थी और ख़ुद इमरान खान भी ये बात बार बार कह रहे थे कि मुझ पर हमला करने की प्लानिंग की जा रही है। और उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही उन्होंने? जी, उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से मैंने को वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी है कि मुझ पर हमला होगा। और अब वो बता रहे हैं, इससे पहले नहीं उन्होंने बताया, अब वो बता रहे हैं कि मैंने ये भी कहा था कि इन दिनों में होगा, जिन दिनों में हुआ है। और लेकिन ये सब के बावजूद अगर उनको इतलात थी, उन्हें यकीन था, उन्होंने इतने उसके बयानात अपने रिकॉर्ड करवा दिए थे, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो उस हिसाब से नहीं थे। अरेंजमेंट इंतहाई नाकिस थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन होता है ना, ये बात होती है तबीयत की। तबन वो एक लापरवाह इंसान है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, उनके साथियों को उनको सिक्योरिटी का बंदोबस्त बेहतर करना चाहिए था। जिनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, जो नहीं किया गया। और ये पंजाब को करना चाहिए। हाँ जी, ये जो बहुत बड़ी कोताही है। अब दोनों तरफ से कोई माकूल बात नहीं आ रही। इमरान खान ने फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पर और राना सनाउल्लाह पर और एक फ़ौज के एक मेजर जनरल पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये उन्होंने किया है। इसमें कोई शक नहीं कि उनका हक था कि वो FIR में किसी का नाम लिखा देते। इट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हक होता है आप किसी का नाम लिखा दें। आप अमेरिका में बैठे किसी बंदे का लेकिन सर, ग्राउंड रियलिटी भी तो मद्देनजर रखनी चाहिए ना। जो शूटर है वो मौके पे पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, हज़ारों गवाहों की मौजूदगी में वो मौजूद था वहाँ पे, फायरिंग करता हुआ कैमरों ने रिकॉर्ड किया है। तो फिर किसी थर्ड पर्सन जो इस्लामाबाद में बैठा है, जो कहीं और बैठा है, उसका नाम दे देना भी तो अजीब सी बात लगती है। मैं फिर आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ जी। शूटर के पकड़े जाने ने तो ज़्यादा शकूक पैदा किए हैं। ये शूटर से तफ्तीश होगी तो पता चलेगा ना। नहीं, वो बात सामने आ गई है। हर आदमी जो कुछ थोड़ा सा भी अकल ज़ई शूर है, वो समझ गया कि बात है। आप देखिए कि वो शूटर पकड़ा जाता है, आधे घंटे के अंदर तो उसकी वीडियो बन जाती है, वीडियो में वो इतराफ़ कर लेता है। ये कभी नहीं होता। कहते हैं वो तो साफ लग रहा था तोता है। एक तोता है जिसको पहले जो कुछ रटा दिया गया और तोता वो वही बात कहता गया जो उसको कहा गया। और मज़े की बात है, जो उसमें इन्वेस्टिगेटर दिखाया गया है ना, वो उसको गाइड कर रहा है कि इसका जवाब ये दो। यानी उसकी बात करने का अंदाज साफ मालूम हो रहा है कि वो जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, उसको रास्ता दिखा रहा है कि अब तुम ये कहो, अब तुम ये कहो। ऐसे अंदाज में बात कर रहा है। उसकी बात को, उसके पकड़े जाने को, उसको कातिल समझने को तो तकरीबन 90% न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर रद्द किया जा चुका है।
उसका इतना ही शेयर था जितना उसने किया कि वो एक हमला करता हुआ दिखाई देगा, उसे इतना ही कहा गया था। बाद में तो बस्ट आया सामने से, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस सारे मंसूबे में बहुत से खला थे, बहुत सी गलतियाँ थीं। और फिर ये भी कहा गया कि जी वो जो शूटर था उससे गलती हो गई, उसने 1 मिनट पहले शूट कर दिया जिससे इमरान खान को नीचे बैठने का मौका मिल गया। हालांकि तय ये था कि जो लोग ऊंचाई पर बैठे हुए थे वो और ये इकट्ठे शूट करेंगे ताकि ये ना मालूम हो सके कि शूट किसने किया। ये महज कारिंदा है, मास्टरमाइंड कोई और, मास्टरमाइंड है, सारा रोल ही किसी और ने अदा किया। हम नहीं कहते किसने किया किसने नहीं किया, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं देते, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि इस आदमी ने वो रोल अदा किया जो उसको कहा गया था, बल्कि वो भी उसने उसको उस तरह सही तरह अदा नहीं किया और वो उसमें बयान भी बदलता गया। मैं मजहबी तौर पर हुआ क्योंकि ये गाने लगाता था नमाज में तो नमाज डिस्टर्ब होती थी। महल्लेदार कहते हैं कभी इसको मस्जिद में जाते देखा ही नहीं, ये जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ता, ये ईद की नमाज नहीं पढ़ता, मोहल्ले वाले ये कहते हैं। लिहाजा असल शुबहात जो पड़े हैं दूसरों पर वो पड़े हैं इस बंदे के पकड़े जाने से और इस बंदे के बयानात से असल शक व शुबहात दूसरों पर गए हैं कि ये तो साफ मालूम हो रहा है कि किसी की नुमाइंदगी कर रहा है, किसी का रटा रटाया सबक है जो पढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस पर उंगली इमरान खान ने ये उन्होंने रख दिया उनको ही समझ लिया जाए कि यकीनन यही है। लिहाजा होना ये चाहिए असूली तौर पर, बल्कि कानूनी तौर पर कहना चाहिए कि पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, सारी मालूमात हासिल की जाए। जब उन मालूमात के मुताबिक, अगरचे शहबाज शरीफ ने तो ऐसी कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं की, लेकिन राना सुना लो तो बार बार कह रहा था ना मैं इस फितरे का सर कुचल दूंगा। वो मौजूद है उसकी वीडियो जिसमें वो कह रहा है। सर इस तरह के सियासी बयान तो हमारे सियासतदान ये हर कोई सियासी देता है, नहीं था। हमारे साबिक वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट को आग नहीं लगाते रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था। उसके बावजूद मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कहता कि जिसके उसने नाम लिए है उनके खिलाफ कोई अमली कदम उठाया जाना चाहिए। फिर आप इन्वेस्टिगेट करें, फिर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि वो नहीं था, नाम लेने वाले ने जो नाम लिए हैं वो फिट नहीं बैठ रहे उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, उसके बाद उनको निकाल दे। लेकिन उनका नाम लिखने से इनकार कर देना ये कानून से रूबर्दानी है। चल रज़ाउल हक साहब, इमरान खान साहब ने जैसे ही हमला हुआ तो उन्होंने तहकीकात के लिए चीफ़ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि आप इसकी तहकीकात करें। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस साहब को और उन्होंने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए इस मामले सारे की तहकीकात के लिए। अभी कल ही पंजाब हुकूमत ने जो है एक JIT भी बनाने का ऐलान कर दिया है, फ़ैसला कर दिया है कि हम JIT बनाएंगे जो तहकीकात करेगी और फैसला होगा कि ये इस सारे वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है। यानी इतने ज़्यादा फोरम्स पे, इतनी हाई लेवल पे तहकीकात जो हो रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इन जुडिशल कमीशन से और JIT की तहकीकात से हम मामले की तह तक पहुँच पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। वसीम साहब, आपने जो सवाल किया उसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड लेके आना चाहता हूँ कि जैसा कि जो हमलावर था उसको कस्टडी में लिया गया और फिर उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया जो कि वीडियो बयान की सूरत में जारी किया गया जी। उसने अपने बयान के अंदर एक बात ये कही कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह को सुनता था। तो यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड लेके आना चाहता हूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किसी भी तकरीर या तहरीर में जी माशरे के किसी भी फ़र्द या तबके को इश्तिआल दिलाने के लिए कोई बात नहीं की गई। और अगर कोई ये कहता है कि मैं सुनता था और अपने गैर कानूनी फेल को उनसे जोड़ना चाहता है तो वो किस बयानी से काम ले रहा है। अच्छा, अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि चीफ़ जस्टिस से ये मामला इमरान खान साहब ने तो फ़ौरन बाद कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ, या जो भी उनकी पहली तकरीर थी इस हमले के बाद उसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब से ये गुजारिश की या मुतालबा किया कि इसकी तहकीकात करवाई जाएँ। जिनकी तरफ उन्होंने ब्लेम के तौर पे पॉइंट किया, बेग साहब उसका हवाला दे चुके हैं पहले ही। लेकिन बात यह है कि हम अपनी मुल्क की तारीख़ में अगर देखते हैं कि जो JITs हैं या उससे भी बढ़ के चाहे वो इंक्वायरी कमीशन हों चाहे जुडिशल कमीशन हों, उनकी तारीख़ क्या रही है तो वो कोई इतनी ताबनाक नहीं है। लियाकत अली ख़ान की शहादत से लेकर अगरतला साजिश केस तक देखें, उसके बाद फिर 1971 के वाक़े के बाद जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है जो कि पब्लिक नहीं की गई लेकिन वो कहीं और से किसी दूसरे मुल्क से पब्लिक होकर हमारे सामने आ गई।
अच्छा, इसके साथ अगर आप आगे देखें 2011 में मेमोगेट का स्कैंडल हुआ था, उसकी भी तहकीक करवाई गई और बहरहाल उसके अंदर जो भी रिकमेंडेशंस थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि सहाफ़ियों के हवाले से भी, क्योंकि अभी ये जो इमरान खान साहब और उनके लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले अरशद शरीफ का भी एक मामला हुआ। अच्छा, वहाँ भी जो कहा तो ये जा रहा है इंक्वायरी करवाई जाएगी और वहाँ पे यकीनन तफ्तीश के लिए एक टीम भी भेजी गई है। लेकिन इससे कुछ पहले हामिद मीर साहब के ऊपर भी एक हमला हुआ था, जो मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं। अब सारा आलम पे हुआ, सारा आलम पे हुआ, यानी बहुत सारे सहाफ़ियों पे हमले हुए, ऐसे उनको गोलियां मार के ज़ख्मी भी किया गया। उसके ऊपर हामिद मीर की मैंने ख़ास तौर पे इसलिए नाम लिया कि उनके ऊपर बड़ा हाई पावर्ड कमीशन एक बनाया गया था, लेकिन उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। तो कहने का मतलब ये था, क्योंकि ये वाक़या, इसमें कोई शक नहीं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर उसको टारगेट किया जाए असैसिनेशन के लिए, तो ये छोटा मामूली वाक़या नहीं है, इसको इंतहाई सीरियस लेना चाहिए। सानिया कारसाज था जो, और उसके बाद फिर जो लियाकत बाग में उसके बाद टारगेट किया गया बेनज़ीर भुट्टो को, जिसके अंदर उनकी वफात हो गई। तो ये सारे मामलात को अगर आप जोड़ के देखें तो साफ समझ में आने वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये चलता रहा। अब अगर तो जुडिशल कमीशन बनता है, और बनना चाहिए यकीनन, उसमें तहकीकात भी तमाम लोगों से की जाती हैं, सिलेक्टिव जस्टिस की बेसिस पे नहीं। जो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उन सब से तहकीकात की जाएं और उन तहकीकात के नतीजे में उनको पब्लिक किया जाए फिर जो मुलव्वस पाया जाता है, जैसा कि ये शख्स जिसको पकड़ा गया है, अगर इसके कोई पुष्टपना हैं तो उनको भी फिर करार वाकई सज़ा दी जाए। तो अगर तो इस नहज पे जाता है पूरा मामला और इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा निज़ाम जो है उस पर हम ये देखते हैं कि आम तौर पे पास्ट की हिस्ट्री में ये बताती है कि वो नतीजे निकलते नहीं हैं। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि दोनों तरफ से, अपोजिशन जिसे आप PTI कह सकते हैं, उनकी तरफ से भी, और फिर जो दूसरी तरफ है यानी हुकूमत है, उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम तराशी का मामला बहुत ज़्यादा है। और इल्ज़ाम तराशी और सियासी टेम्परेचर जिस कदर बढ़ा दिया गया है, उसके अंदर ये है कि मुल्क व कौम का नुकसान ज़्यादा होने का खदशा होता है। और आप देखेंगे कि वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बड़ी क्लियरली जो अपनी लाइंस हैं वो डिवाइड कर दी गई हैं, और सोशल मीडिया पे तो गालम गलोच तक बात पहुंच गई है, जो किसी सूरत भी जेब नहीं रहती। तो इन मामलात को भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ ये है कि अगर वाक़यतन इसकी फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तहकीकात की जाती हैं तो फिर खैर की तवक्को करनी चाहिए। ठीक। अच्छा अयूब बेग साहब, कहा यह जा रहा है कि पिछले चंद माह से जो है ना, सोशल मीडिया के ज़रिए एक अवामी बेदारी की एक बड़ी भरपूर मुहिम जो है वो चली है, और उससे बड़ी अवामी बेदारी की लहर जो है वो पैदा हुई है। इसी तरह की अवामी बेदारी की लहर जो है वो अरब स्प्रिंग के दिनों में भी देखने में आई थी, जिसके नतीजा जो है वो आपके सामने है कि वो रजीम चेंज हुई वहाँ पे और सब कुछ तलपट हो गया। तो आपका क्या ख्याल है कि कहीं पाकिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा करके बदअमनी की जो है वो सूरत तो नहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो पस मंज़र है ना, दोनों का बहुत मुख्तलिफ है। उस अरब स्प्रिंग का और जो ट्यूनिस से शुरू हुई थी, और पाकिस्तान का। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये जो इस वक्त आवाम में एक बेदारी की लहर उठी है, वो बहुत से लोग कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जब आई है वो महंगाई दूर करने आई थी, लेकिन महंगाई और ज़्यादा हो गई। मेरे नज़दीक ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है। असल में अरब स्प्रिंग के पीछे जो लोग थे ना, वो इस बेदारी और इस अवामी लहर के ख़िलाफ़ हैं। ये एक तो एक फ़र्क ये है, और ये जो एकदम ये हुआ है, इतना बड़ा टर्न अवाम ने लिया है कि वो इमरान खान जो इंतहाई गैर मकबूल हो गए थे, वो एकदम बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए। उसकी वजह ना महंगाई है, 5-7% होगी वजह, ये भी 10% होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन असल वजह ये है कि हमारी आवाम का शुरू से एक रुझान रहा है, और वो रुझान ये है कि वो अमेरिका जाने में तो बड़े खुश होते हैं, भागे भागे जाते हैं, घर का सामान बेच कर जाते हैं, लेकिन सियासी लिहाज से अमेरिका से बहुत नफ़रत करते हैं। उन्हें शुरू से एक उनके ज़हन में बात बैठी हुई है, और किसी हद तक सही भी है, कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। और इस दफ़ा मुदाखलत क्योंकि बड़ी खुली और बड़ी अयां तरीके से हुई, तो अवाम ने फौरी रिएक्ट किया। जो लोग कहते हैं कि ये महंगाई का नतीजा है कि लोग इस हुकूमत से परे हटे हैं और इमरान की तरफ गए हैं, उन्हें पूछा जाना चाहिए, एक रात में तो कुछ नहीं हुआ था।
जिस दिन इमरान हटाया उस दिन बड़ा गैर मकबूल था और अगले दिन लोग सड़कों पर निकले हुए थे। तो क्या ये महंगाई का असर था? नहीं, क्योंकि ये गलत या सही इमरान अवाम के ज़हन में ये बैठाने में कामयाब हो गया था कि मेरे हटाए जाने में गैर मुल्की क़ुव्वत अमेरिका है, और अवाम ने इस बयानियों को 100% कबूल कर लिया था। लिहाजा अवाम बड़ी जोश व खरोश से निकली और अवाम ने वो कर दिखाया जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं यकीन से कह सकता हूँ, और जो लोग कहते थे सही कहते थे, कि जो सूरत हाल चल रही थी उसके मुताबिक PTI का किसी ने टिकट नहीं लेना था। कोई PTI का टिकट लेने को तैयार ना होता। और किसी ने कहा था नून लीग वालों में से कि PTI के लोग हेलमेट पहन कर बाहर निकला करें। गलत नहीं कहा था, सही कहा था। ये सूरत हाल थी जो एकदम बिल्कुल पलट गई, बल्कि तलपट हो गई। तो उसकी वजह ये थी कि अवाम का ये ख्याल, अवाम ने इस बयानिए को उन्होंने समझ लिया, उन्होंने उनके जहनों में ये बात बैठ गई कि अमेरिका ने हमारे मुल्क में मुदाखलत करके हमारी एक हुकूमत को बदल दिया, चाहे वो कितनी ही गैर मकबूल हुकूमत थी, लेकिन अमेरिका को क्या हक़ है बदलने का। ये वो चीज़ थी कि इमरान ने फिर इसका पूरा फ़ायदा उठाया। वो जगह जगह अमेरिका को 50 जलसों में उसने 500 दफ़ा अमेरिका को बुरा भला कहा है और अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया है अपने निकाले जाने का। ये चीज़ है जो अवाम के अंदर गई है, और अवाम ने समझा है कि अमेरिका का कोई हक़ नहीं था कि वो हमारी हुकूमत को बदले। ये अवाम की बेदारी, उनके शऊर ने ये चीज़ तस्लीम नहीं की, उनके ज़मीर ने ये चीज़ तस्लीम नहीं, चाहे ये गलत ही हो, चाहे ये इमरान ने उसका खुद साख्ता बयानिया हो, जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि, लेकिन अवाम ने इसको कबूल कर लिया, अवाम ने इसको सही समझ लिया। और बहुत इसके शवाहिद बाहर से भी आए। अरब स्प्रिंग के जो मामला था बेदारी का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक शख्सी हुकूमत के और किसी एक शख्स के बराजमान हो जाने के ख़िलाफ़ था, और कोई लंबी हुकूमतें कर रही थी, बाज़ डिक्टेटर्स थे उस हवाले से, और उस जमहूरी अंदाज़। आपका ख्याल है कि वो जो शख्सी हुकूमत थी जो एक अरसे से वहाँ पे कर रहे थे, वो एक वाहिद फिनोमिनन था अरब स्प्रिंग के परवान चढ़ने का, ज़्यादा मुल्कों में फैलने का, और उसके पीछे कोई बैरूनी कुव्वत नहीं थी? नहीं, बैरूनी कुव्वत थी। बैरूनी कुव्वतों ने उस बात को बढ़ाया कि तुम्हारे मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। जो था वो जिसने फल लगाया हुआ था उसने अपने आप को जला लिया, यही वाक़या हुआ था ना पहला, आगाज़ इसी से हुआ। हाँ, उसने अपने आप को जला लिया, तो लोग उस पर, वो गरीब और अमीर का मसला बन गया, वो हाकिम और महकूम का मसला बन गया, और लोग उस पर निकले। और फिर हमेशा जो ये बैरूनी ताकतें होती हैं, ये कुछ होता है तो फिर उसके पीछे आ जाती हैं। तो फिर उन्होंने खूब उसको दबाया, ट्यूनस से फिर उसको आगे भी बढ़ाया। ये सब बैरूनी कुव्वतों का काम था। इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह बेग साहब ने फरमाया, ये सारी बातें अपनी जगह बजाएं, लेकिन अरब स्प्रिंग जो है वो एक फिनोमिना का नाम था, जो एक लहर जो उठी थी, उसकी अगर आप हिस्ट्री ट्रेस करें तो आपको ये यूरोपियन ममालिक में भी किसी न किसी दौर में, शायद पिछली सदी के आगाज़ में नज़र आती है। यानी वो सिविल राइट्स के नाम पे, सोशल स्फीयर के अंदर लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करने के नाम पे, कई मरतबा ख़वातीन के फेमिनिज़म के नाम पे उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करने के नाम पे, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए। और उसमें जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें, जिसे आप डीप स्टेट कहते हैं, ग्लोबल डीप स्टेट, उसने कहीं ना कहीं, अगर उनकी लगाई हुई आग नहीं थी तो जहाँ पे लगी उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया। अच्छा, अब इसमें इस दौर के अंदर एज ऑफ टुडे सबसे बड़ा जो हथियार मौजूद है, दैट इज़ सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए आप, जिसे कहते हैं ना वाइल्ड फायर से भी शायद ज़्यादा एक्सेलरेंट डाल के ऊपर कोई किसी किस्म का तेल छिड़क के और ज़्यादा फैला, जंगल की आग की तरह फैलती है ना बात, जो भी सोशल मीडिया पे दी जाती है। झूठ, बोहतान तराशी, गालम गलोच, इस हद तक गिर जाना, एक दूसरे को बुरा भला कहना कि कोई तमीज़ ही ना रहना। हमारा अपना माशरा देखें तो उसकी कुछ इकदार हैं, उस माशरे की, वो इकदार भी पामाल होना शुरू हो गई। अच्छा, और फिर उसका फ़ायदा यकीनन गैर उठाते हैं। जब स्प्लिट हो जाती है आपकी पब्लिक ओपिनियन डाउन द मिडल, अच्छा डाउन द मिडल से ये मुराद नहीं 50-50, डाउन द मिडल अगर हम मान भी लें कि PTI की इस वक्त जो है लोगों के अंदर पजीराई ज़्यादा है, तो 70-30 कह लें। अगर 70-30 भी है तो 30% लोग तो मौजूद है ना एक तरफ, लेकिन आप उनको बिल्कुल अलहदा कर दें, उनको बिल्कुल शन कर दें और उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, और दूसरी तरफ वो 70% वाले लोगों को भी कोई बात सुनने को तैयार ना हो, तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसके नताइज आप देख लें। ट्यूनिस का आज क्या हाल है, मिस्र का क्या हाल हुआ। मिस्र में जो रजीम चेंज की गई थी,
यानी मैं रिजीम चेंज से पहले की बात करता हूँ, अरब स्प्रिंग के फ़ौरन बाद मिस्र एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे इस्लामी हुकूमत आ गई थी, इख्वानुल मुस्लिमून की। मगरिब को वो पसंद नहीं थी, बाकी जगहों पे सारी उनकी मर्जी की हुकूमतें आ रही थी, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन उसका रास्ता रोका और उसकी जगह एक डिक्टेटर को दोबारा ले आए। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो ये अरब स्प्रिंग बढ़ते बढ़ते लिबिया से होते हुए और फिर शाम की तरफ होते हुए और फिर आगे इस तरफ बहरीन की तरफ भी आने के चांसेस थे, लेकिन सऊदी अरब के ज़रिए वो फ़ौज भेज के बहरीन के अंदर उसका रास्ता अरब स्प्रिंग का रोक दिया गया। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे ममालिक मसलन चाइना और रशिया वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सेंसरशिप करते हैं। हम इसके कायल बिल्कुल नहीं है कि मुकम्मल सेंसरशिप कर दी जाए, लेकिन कोई एक आपको गाइडलाइन और प्रिंसिपल्स लाजमी बनाने पड़ेंगे किसी भी महज़ब माशरे को। सोशल मीडिया को हाथ से निकलने नहीं दिया जा सकता, उसको बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि बेदारी भी होनी चाहिए, शऊर भी होना चाहिए, लेकिन बेदारी भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, शऊर भी अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, और हमारी लीडरशिप्स को भी बड़ा क्लियरली ये लोगों को बताना चाहिए कि आप बेदार होंगे तो हम आपको डायरेक्शन कैसे देंगे मुस्तकबिल की। ये नहीं कि बेदार करके छोड़ दिया, पीछे बैठ गए और वो फिर आगे से जैसे मर्जी करता रहे। ये क्योस के तरीके हैं, ये एनार्की की तरफ लेके जाता है, इसमें कोई खैर नहीं होती। अयूब बेग साहब, ये वज़ीराबाद का जो वाक़या हुआ, इसके बाद कुछ दिन जो है तातुल रहा है लॉन्ग मार्च में, और अभी जुमेरात वाले दिन से जो है वो माइनस इमरान खान लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हुआ है और ये तय पाया है कि इमरान खान पिंडी में ज्वाइन करेंगे जो है लॉन्ग मार्च को। आप ये फरमाइएगा कि क्या इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए जो अब रिवाइज उसका एक प्लान बना है, उसके तहत पीटीआई जो है वो अपने मकासद और अहदाफ जो है वो हासिल कर पाएगी? जहाँ तक लॉन्ग मार्च को ख़तरात हैं, लॉन्ग मार्च के ख़तरात बिल्कुल कायम हैं। पीटीआई को भी हैं, हुकूमत को भी हैं, पाकिस्तान को भी हैं। इसके क्या नताइज निकलते हैं, क्या होता है, इससे बिल्कुल इसको ख़तरे से बाहर करार नहीं दे सकते हम। इसके बहुत ख़राब नताइज निकल सकते हैं पीटीआई के। यानी कहीं ऐसा तो इम्कान नहीं है कि सियासी रजीम को चेंज करते करते पूरा निज़ाम ही डीरेल कर दे? वैसे तो अगर निज़ाम से मुराद आपका जमहूरी निज़ाम है ना, बहरहाल वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसे अगर निज़ाम आप कहे ना तो मैं तो उस दिन नफल पढ़ूंगा जिससे ये फरसूदा निज़ाम जो है ज़मीन दोष होगा। लेकिन उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? जी हाँ, इम्कानी हद तक। हाँ, यही बात है, असल बात आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि उसको किसी मार्शल को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। यही जमहूरी निज़ाम जो है, निज़ाम नहीं इसको कहना चाहिए, ये जमहूरी तर्ज़ हुकूमत जो है इसको ही चलना चाहिए। देखिए, अब बुनियादी मसला हुकूमत और पीटीआई के दरमियान क्या है, वो इसको इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं अक्टूबर तक हुकूमत, और इमरान खान या पीटीआई क्या चाहते हैं, वो कहते हैं फौरी तौर पर। फौरी से मुराद 3-4 महीने से पहले हो ही नहीं सकते, जब अनाउंस होंगे उसके बाद 3 माह दिए जाएंगे। तो देखा जाए, ज़रा सोचा जाए कि अगर ज़िद्दबाजी का मामला दोनों तरफ ना आए, अगर अनापरस्ती का मामला दोनों तरफ ना आए, तो 6 माह का मामला है, 6 माह का भी मामला रह गया ना बाकी। जी मोरलेस इतना ही होगा कि आज भी अनाउंस कर देते मार्च अप्रैल में होंगे और अगस्त में करें तो अक्टूबर में होंगे। तो बहुत ही एक मिडवे है कि दोनों पार्टियां 2-2 कदम पीछे हटें और इससे कोई मई जून में ले आएँ, ना उनकी मार्च अप्रैल ना इनका अक्टूबर मई जून है। तो कुछ मिडवे को दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए, मगर ना बाकी जो आपने पीटीआई के अहदाफ जो हैं, देखिए पीटीआई का हदफ सिर्फ इलेक्शन नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे तो वाहिद मुतालबा लेके आ रहे हैं कि हमारा जो है मकसद जो है वो वाहिद जो है वो शफाफ और जल्दी इंतखाबात है, ये मुतालबा है बस। पीटीआई का जो मुतालबा है वो यही है कि इलेक्शन हों, मेजर मुतालबा उनका यही है। लेकिन अगर वो अपनी इस मार्च की वजह से, शो ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से, अपने बड़े बड़े जुलूसों की वजह से इंतज़ामिया को, इलेक्शन कमीशन को, या मिसाल के तौर पर उनका स्टांस है कि इलेक्शन कमीशन इंतहाई जानबदार है और ये फ़र्ज़ करो वो मजबूर कर दें जो आला सतह के हुकाम है, आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी प्रेशर डाला जाए इंतज़ामिया पर, प्रेशर डाला जाए। सर, इस सारी तगो-दो के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे उनको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा ना। जी तो ये सारा बखेड़ मोल लेने के बाद बैठना है तो पहले बैठ जाए। नहीं, वो उसमें उसके लिए तो ऑफर कर रही है हुकूमत के आए बैठे और बैठ के तय करें। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन उनका एक मुतालबा है ना
बैठे, उसमें इंतखाबात का कोई मामला तय ना हुआ तो उनके लिए बैठना बेकार हो गया। नहीं, अगर सिंगल पॉइंट एजेंडे पे बैठे तो उसमें क्या इशू है, लेकिन हुकूमत का तो ये एजेंडा होगा ना कि जी आप ठीक है इलेक्शन पे बैठ के बात कर लें। लेकिन इमरान खान का जैसे आप बता रहे हैं कि पहला होगा कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन चेंज करें, अच्छा दूसरा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उनकी मर्जी से आए, तीसरा होगा कि जनाब जो एक अहम तकर्री होने वाली है वो भी उनकी मर्जी से हो। तो ये तो सारे हिडन कार्ड्स है ना। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो तो आइन के मुताबिक आ रही है, उसका तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें भी तो पिक एंड चूज तो होनी है ना। उसका तो दोनों के दरमियान तय होना है, उसका मसला तो तय है, वो मसला है ही नहीं। हाँ अलबत्ता जो अहम तकर्री आप कहते हैं वो मसला है, यकीनन वो उसके उनके अहदाफ में से एक हदफ ये भी होगा कि इसमें हमारी मर्ज़ी शामिल की जाए। अगरचे उन्होंने कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई आ जाए आर्मी चीफ हमें नहीं, लेकिन यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो हमें भी एडजस्ट करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना हो बस जो हमारी ख्वाहिश है कि कोई बात मार्शल की तरफ जाए, कोई बात खून खराबी की तरफ जाए, कोई बात मज़ीद किसी बदअमनी की तरफ जाए, लेकिन यह है कि दोनों को अकल करनी चाहिए और दोनों को टेबल पे बैठ जाना चाहिए और दोनों को इस मसले को हल कर लेना चाहिए। देखिए ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो समझता है इमरान कि मुझे झांसा दिया जा रहा है मुज़ाकरात का, बीच में इलेक्शन की बात नहीं होगी, तो उसे कह दिया जाए ना कि अभी फर्स्ट पॉइंट होगा इलेक्शन का, अगर उस पर हम एग्री करके तो हम आगे चलेंगे, वरना मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो सिर्फ कहते हैं मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात में अगर वो कोई और मसले ले आए जानबूझकर इस तरह। सर जब अगर मुज़ाकरात पे राजी होंगे तो फिर उसके TORs बनेंगे ना। ये तो नहीं है कि वो माहौलियात का जिक्र होगा, फोक का मसला हल होगा, स्मोक का होगा, ये तो नहीं होगा ना। TOR में भी ये बात है नहीं, उसके पहला पॉइंट इलेक्शन का हो, अगर वो मामला तय हो जाए तो हम आगे बढ़े। इसी इशू पे तो कह रहे हैं आए मिल बैठे और बात करें। और इमरान खान इस बात का भी इतराफ़ कर चुके हैं कि बैकडोर चैनल पे जो है हमारे मुज़ाकरात होते रहे हैं, अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। वो उनका ये है कि ये सब बुकौल उनके ये सब जानसा है, इनका इलेक्शन करवाने का कोई। देखिए ना साथ साथ बयान दे रही है ना हुकूमत भी, 13 अगस्त से एक दिन पहले भी असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। इसके साथ जब हम मुज़ाकरात की दावत देंगे तो उसके लिए तो बेकार है मुज़ाकरात की दावत। इमरान खान साहब ये भी तो कह रहे हैं ना कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जाएं और जो है ना वो मामला जो है तो जब सब टूटेंगी सभी टूटेंगी, तो फिर आगाज़ तो कर देना चाहिए इनको, पंजाब से या KPK से आगाज़ कर देना चाहिए। ये तो उनकी सवाबदीद है ना, उनकी इमरान खान की सवाबदीद है ना, सवाबदीद है, तो तोड़े चाहे ना तोड़े। ठीक। रज़ाउल हक साहब अभी इन्हीं जब ये सारा चल रहा था मामला लॉन्ग मार्च का, तो इस दौरान आज़म स्वाति साहब वाला वाक़या रूनुमा हुआ और उनकी फिर एक बड़ी दर्दनाक सी एक स्टोरी सामने आई, उन पर तशद्दुद का वाक़या हुआ और फिर खुफिया वीडियो जो है उनकी वो मंजर आम पे आई। तो ये जो सूरत हाल हमारे सियासतदानों की जो है वो इस तरह मंजर आम पे आ रही हैं चीज़ें, और इस तरह के बुज़ुर्ग आदमी के साथ जो है तशद्दुद का वाक़या होना जो है, ये हमारे मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहा है मामला, और इसका हल क्या है आपके ख्याल में? देखिए वसीम साहब, ये जो आज़म स्वाति साहब का मामला है और उससे पहले शहबाज गिल वाला भी, आज़म स्वाति साहब का मुख्तलिफ इसलिए है कि उसको एक तो उनको आज़म स्वाति साहब को जिस तरह आपने जिक्र किया 70 से ज़्यादा उम्र है, तकरीबन 75 है, सेनेटर भी हैं, और मतलब उनको पकड़ के तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और फिर अभी हाल ही में उनके हवाले से उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया कि कोई एक FIA ने तो कहा फेक है, लेकिन एक वीडियो उनके सामने आई, तो वो वीडियो भी मतलब ऐसी थी जो कि उनके घर और चार दीवारी की पमाली के बाद महसूस होता है, उनके मुताबिक जो बनाई गई। FIA ने जो कहा कि वो अपनी जगह बात है कि ये फेक वीडियो है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट्स दिए, रिमार्क्स दिए अपने कुछ बातों के अंदर। मसला ये है कि ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ बनाने का मामला है, ये यूँ कह लें आपके पैसे तो शायद पहले भी चलता हो, लेकिन गुज़िश्ता 8-10 साल के अंदर एकदम इसमें प्रोलिफरेशन आई, एकदम बड़ा है। आपने देखा कि ये एक जज साहब थे, उनकी बिग वीडियो सामने आई, साबका चेयरमैन नैब की भी आई थी वीडियो, साबका चेयरमैन नैब की भी आई, और मुझे याद पड़ता है 5 माह पहले मरीम नवाज ने भी ये बात की थी कि नैब की जो है इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, मैं घर में अपने नाइट सूट के अंदर होंगी, रात के कपड़ों में होंगी, तो मेरी वीडियो एक बनाई गई। अब इस तरह उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि जब नैब की हिरासत में थी तो वॉशरूम में कैमरे लगाए गए थे। मतलब कहने का ये है सारी बात का कि ये मामला यकीनन इंतजामी सतह पे अगर किसी ने करना होगा
तो ये वही कर सकते हैं जिनके हाथ में उन सारे इलाकों की, उन सारे एरियाज की बाग दौड़ होती है और जिनकी रसाई होती है, जिनकी रसाई होती है। अभी बेग साहब ने जिक्र किया ना कि दोनों को अकल से काम लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ तीनों को अकल से काम लेना चाहिए। अब मामला ये है कि ये सिलेक्टिव जस्टिस वाला मामला, देखिए हमारा जो एक दीनी पैराडाइम है, पूरी सोच है, फिक्र है, और पाकिस्तान तो वैसे ही ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हम कहते हैं ना, इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली रियासत है ये। इमरान खान साहब ने भी रियासत मदीना का नाम लिया। अब वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, वहाँ पे दो चीज़ें तो ख़ास तौर पे हर सूरत में होनी चाहिए। नंबर एक, अदल, जो कि इस्लाम का कैच वर्ड है। नंबर दो, आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, उसका तहफ़्फ़ुज़। आईन पाकिस्तान भी इसकी गारंटी देता है। तो नो वन इज़ अबव द लॉ, ये जो एक मकूला सा बना हुआ है। और जैसा कि पिछले दिनों एक जो केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि इस मुल्क के अंदर बाज़ नज़र में लगता तो ऐसे है कि अवाम के लिए कानून और है, अशराफिया के लिए कानून और है। अब वो मुल्क जो कि इस्लाम की बुनियाद पर हासिल किया गया, अगर उसके अंदर आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि अदल हो और जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब की उसकी हिफाजत की जाए, तो फिर तो यकीनन ऐसे वाक़यात भी होंगे, और जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनको क्लीन चिट भी दे दी जाएगी, चाहे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR'ें कर लें, GITs बना लें, उसके बाद आप इंक्वायरीज़ भी कर लें, जुडिशल कमीशंस भी बना लें। लेकिन असल हल क्या है? असल हल ये है कि हम अपनी जो बुनियाद है उसकी तरफ लौट के वापस आएँ। उस बुनियाद की तरफ हम लौट के वापस आएंगे, पाकिस्तान को सही मानों में एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, तभी आगे बढ़ने का हमारे पास मौका है। जब तक ये नहीं बनाएंगे उस वक्त तक फिर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, और फिर बाद में इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते रहेंगे। रज़ाउल हक साहब और जनाब अयूब बेग साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।